हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस स्टडी का बिहार दरोगा का जो बुक आया है 3rd एडिशन का, उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने 2 सेट पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज जो है वो सेट नंबर है 3, और ये जो एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 1275 पोस्ट 17/12/2023 को जो प्रथम पाली में हुई थी उसका पीटी का एग्ज़ाम का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1275 पोस्ट या पीटी प्रीवियस हुआ था उसका पीटी का क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, 5वां एशियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 5वां एशियान भारत शिखर सम्मेलन, तो इसका आयोजन किया गया कोलालमपुर में। 5वां एशियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कोलालमपुर में किया गया। देखिए क्वेश्चन को देखना है और उसके अनुसार फिर हमें तैयारी करना है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 5वां एशियान भारत शिखर सम्मेलन, अर्थात हमें 2023 और 24 का जो नई आगामी भर्ती परीक्षा है उसमें जो 23-24 का शिखर सम्मेलन है उससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, शिखर सम्मेलन से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव जो स्पीडी का ऑब्जेक्टिव जो आता है करंट अफेयर, उसमें एक टॉपिक दिया जाता है प्रमुख शिखर सम्मेलन, तो वहाँ से इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखेंगे क्वेश्चन को, 5वां एशियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया था कोलालमपुर में। 5वां एशियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कोलालमपुर मलेशिया में आयोजित किया गया। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में आयोजन किया गया 5वां एशियान भारत शिखर सम्मेलन। बात किया जाए इसका थीम का, तो स्ट्रेंथिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड एशियान इंडिया इकोनॉमिक रिलेशंस फॉर ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। थीम रहा है स्ट्रेंथिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड एशियान इंडिया इकोनॉमिक रिलेशंस फॉर ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। अगर बात किया जाए एशियान का, तो एशियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका गठन 1967 में बैंकॉक घोषणा के हस्ताक्षर के साथ किया गया था। बैंकॉक घोषणा के हस्ताक्षर के द्वारा एशियान का स्थापना 1967 में होता है। 8 अगस्त को एशियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अगस्त याद रखना है, 8 अगस्त को एशियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात किया जाए एशियान का सचिवालय, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एशियान का सचिवालय है। इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता। आदर्श वाक्य है वन विजन वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी इसका आदर्श वाक्य है। अगर बात किया जाए आसियान के संस्थापक देश का, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। संस्थापक देश है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बात किया जाए अभी वर्तमान में एशियान के 10 सदस्य देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। म्यांमार से नीचे की ओर जो भी देश देखेंगे वो एशियान का पार्ट है। म्यांमार से बाद वाला म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, ये सभी एशियान का सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा का अधिकतम संख्या कितना है? राज्य विधानसभा का अधिकतम संख्या है 500। राज्य विधानसभा का अधिकतम संख्या 500। वही अगर न्यूनतम बात किया जाए तो 60 है न्यूनतम, मिनिमम है 60 और मैक्सिमम है 500। मैक्सिमम है 500। बात किया गया है राज्य विधानसभा का, तो राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 निर्धारित है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। राज्य के विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और मिनिमम 60 हो सकता है। अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों के विशेष प्रावधान प्राप्त है जिसके तहत विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 से भी कहीं कम है। जैसे मिजोरम में 40, सिक्किम में 32, गोवा में 40 तथा संघ राज क्षेत्र दिल्ली में 70 और पुदुचेरी में 30 विधानसभा हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी एक्सेप्शन है। तो याद रखेंगे मिजोरम में है 40, सिक्किम में है 32 और ये सबसे कम है। सिक्किम में सबसे कम 32 है, गोवा में 40 है और दिल्ली में 70 है, पुदुचेरी में 30 है। राज्य में अगर बात किया जाए तो 32 सबसे कम और यूटी में यूनियन टेरिटरीज में बात किया जाए तो पुदुचेरी में सबसे कम 30 है। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के 17वां का आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा का 17वां राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उसी तरह राज्य में राज्य विधानसभा का 17वां राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा का 17वां का आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है।
नेक्स्ट है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन न करने का प्रावधान है। 84वां संविधान संशोधन याद रखना है, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटों में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है। विधानसभा सदस्य बनने हेतु अर्हता जो है 173 में निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा का वर्णन किया गया है, वही अनुच्छेद 173 में विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यता है। वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा की संख्या उत्तर प्रदेश में है 403, मैक्सिमम हो सकते हैं 503, लेकिन अभी वर्तमान में मैक्सिमम यूपी में 403 विधानसभा सदस्य हैं। वही न्यूनतम का बात किया जाए तो सिक्किम में है न्यूनतम 30। अगर बात किया जाता है यूटी में तो यूटी के अंतर्गत पुदुचेरी में 30 विधानसभा हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 332 याद रखना है, विधानसभा राज्य अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर विधानसभा में एससी और एसटी का रिजर्वेशन का बात किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह होता है लोकसभा के प्रति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्रियों को उनकी सभी कार्य के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 75 के 2 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मंत्रिमंडल किसके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये वर्णन है 75 के 2 में 3 में 75 के 2 में व्यक्तिगत उत्तरदायी का सिद्धांत भी वर्णन है। यह कहता है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे मंत्री, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटाता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा है उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है। मंत्रिपरिषद का बात किया जाए, 2 याद रखना है, मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 74 में, वही मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है। यह राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देता है। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इसमें एक निश्चित अंतर है। मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें लगभग 15 से 20 मंत्री होते हैं। यह मंत्रिपरिषद का ही भाग होता है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही भाग होता है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इसकी व्याख्या 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एकमात्र वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 352 में, और इसे बाद में जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। याद रखना है अनुच्छेद 352 में व्याख्या है कि प्रधान और अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय बराबर होता है। राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है? तो नीट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नीट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर। राष्ट्रीय आय एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है। बात किया गया है नेशनल इनकम का, तो जब एनएनपी की गणना फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है तब उस देश की राष्ट्रीय आय निकलती है। एनएनपी यानी कि नीट नेशनल प्रोडक्ट से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है, जबकि परिवहन साधायिक को जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय आय इक्वल टू होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायकी, यानी कि एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 5। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। संघीय कार्यपालिका में सम्मिलित नहीं है। बात किया गया है संघीय कार्यपालिका का, तो संघीय कार्यपालिका का वर्णन भाग 52 से 78 तक है। सॉरी भाग नहीं, अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी होते हैं। बात किया गया है संघीय कार्यपालिका में कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा कैग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और इसका वर्णन 148 से 151 तक, अनुच्छेद 148 से 51 तक किया गया है, जो कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आते हैं। बात किया गया है संघीय कार्यपालिका में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सम्मिलित नहीं होते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी से मिलकर बना होता है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका
कार्यपालिका का वर्णन है। 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीति एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। वही अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रधान होता है जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देना है, वर्ड पे नियुक्ति किया जाता है, ना कि निर्वाचन। अनुच्छेद 75 के 1 में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी का पद का प्रावधान है। 76 में महान्यायवादी है, वही 75 में प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। देश का सर्वोच्च कानूनी विधि अधिकारी होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से 51 में किया गया है। अनुच्छेद 148 से 51। बात किया जाए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, तो यह लोकवित्त का संरक्षक एवं लेखा परीक्षण का लेखा विभाग का मुखिया होता है। राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर नियंत्रण करता है। कैग। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस मंत्रालय ने ई सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ई सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन हो जाएगा सी। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए इस बुक का खासियत यही है कि इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा से दिया गया है, तो आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। ई सरस ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इस ऐप को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM के तहत स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाओं के बनाए गए उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए जारी किया गया है। ई सरस ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्रांश पाटिल का संबंध किस खेल से है? बात किया जाए रुद्रांश पाटिल का, तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। रुद्रांश पाटिल, इसका संबंध निशानेबाजी से है। ऑप्शन हो जाएगा सी। रुद्रांश पाटिल का संबंध निशानेबाजी से है। अन्य खेल से संबंधित अगर खिलाड़ी देखें तो निशानेबाजी से अन्य नाम याद रखना है। अभिनव बिंद्रा, 2008 के ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अभिनव बिंद्रा, मनु भाकर, श्रेयसी सिंह, ये बिहार से बिलोंग करती है और विधायक भी हैं। मनु भाकर, श्रेयसी सिंह, गगन नारंग, अंजलि भागवत, सौरभ चौधरी, अपूर्वी चंदेला, राही शरण बोत, अवनी लेखरा, ये सभी निशानेबाज हैं। निशानेबाज से नाम याद रखना है अभिनव बिंद्रा का, मनु भाकर का, श्रेयसी सिंह का, गगन नारंग का, अंजलि भागवत का, सौरभ चौधरी का, अपूर्वी चंदेला, राही शरण बोत और अवनी लेखरा का। अगर बात किया जाए मुक्केबाजी का, तो मुक्केबाजी में मैरी कॉम, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहान, विजेंदर सिंह, अमित पंघल, पूजा रानी, सरिता देवी, मोहम्मद अली का नाम याद रखना है। मैरी कॉम, जिन्हें सुपर मॉम की भी संज्ञा दी गई है। मैरी कॉम, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहान, विजेंदर सिंह, अमित पंघल, पूजा रानी, सरिता देवी, मोहम्मद अली, ये सभी मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है कुश्ती से अगर बात किया जाए तो कुश्ती से महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं विनेश फोगाट, रवि कुमार दहिया, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, गीता फोगाट, सुशील कुमार, केडी यादव, बबीता कुमारी इत्यादि। कुश्ती से संबंधित याद रखना है नाम विनेश फोगाट का। अभी हाल ही में ये चर्चा में रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुश्ती से त्याग दिया है। विनेश फोगाट, रवि कुमार दहिया, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, गीता फोगाट, सुशील कुमार, केडी यादव, बबीता कुमारी इत्यादि। अगर बात की जाए तीरंदाजी का यानी कि आर्चरी का, तो तीरंदाजी से संबंधित है दीपिका कुमारी, जयंता तालुकदार, लिम्बा रामा, अभिषेक वर्मा, डोला बनर्जी, ज्योति सुलेखा, वेन्नम बोम्बला, लेसरम, तरुणदीप राय, प्रवीण जाधव, ये सभी तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 8, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कैप्टन शिवा चौहान। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कैप्टन अवनी चतुर्वेदी, कैप्टन मोहन सिंह जितरवाल तथा कैप्टन भावना कंठ को भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट में सम्मिलित किया गया है। अगर बात किया
जाए हाल ही में भारत में प्रथम महिला में, तो भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल बनी है। भारत की प्रथम महिला पायलट है सरला ठकराल। वही भारत की पहली महिला राफेल पायलट है शिवांगी सिंह। भारत की पहली महिला राफेल पायलट तो ये है शिवांगी सिंह। भारत में पहली महिला लड़ाकू पायलट ये है भावना कंठ। भारत में पहली महिला लड़ाकू पायलट है भावना कांत। वही भारत में पहली महिला एयरलाइन पायलट है दुर्बा बनर्जी। भारत में पहली महिला एयरलाइन पायलट है दुर्बा बनर्जी। पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक है शीला डावरे। पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक है शीला डावरे। वही पहली महिला ट्रेन ड्राइवर है सुरेखा यादव। पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव। भारत की पहली महिला आईएफएस बनी है चुनिरा बोलियप्पा मुथम्मा। चुनियारा बोलियप्पा मुथम्मा भारत की पहली महिला आईएफएस बनी है। ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव, ऑटो रिक्शा चालक शीला डावरे, पहली महिला एयरलाइन पायलट दुर्बा बनर्जी, महिला लड़ाकू पायलट भावना कंठ, महिला राइफल पायलट शिवांगी सिंह और पहली महिला पायलट सरला ठकराल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यह क्वेश्चन मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 9। यदि y का 20% का 20% 20 हो तो y का वैल्यू ज्ञात करना है। y का 20% यानी कि 1/5 का 1/5 यानी कि y का 25 बराबर है 20 यानी कि 500 और तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा तो 500 हो जाएगा। y का 20% यानी कि y गुने 1/5 गुने 1/5 बराबर है 20। तो y का वैल्यू यानी कि 25 इधर से गुना हो जाएगा, इधर से 25 दूनी 50 यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 500। देखिए जो भी बिहार में एग्जाम होता है उसमें मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, तो आशा कीजिएगा कि मैथ्स कोई भी गलती ना हो। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 के अनुसार 19-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में समृद्धि दर कितना थी? तो यह था 13.5। ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रचलित कीमत दर पर 2011-12 में विशुद्ध घरेलू राज्य था 13.5%। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और ये लगभग क्वेश्चन गलत होने वाला था क्योंकि इसमें डाटा याद रखना पड़ेगा। जिन्हें डाटा याद होगा वो बना सकते हैं। 2019-20 में 18-19 में जो विशुद्ध घरेलू उत्पाद था वो था 18-19 में 4,86,776 करोड़। वही 19-20 में 5,62,710 करोड़। ये दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हमें दोनों से परसेंटेज निकाल लेना था 13.5%। नेक्स्ट है कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? कौशाम्बी यह वत्स का है। कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। बुद्ध के समय हम 16 बड़े राज देखते हैं जो महाजनपद कहलाते थे। अगर बात किया जाए 16 का तो सबसे प्रमुख था वो था मगध। मगध का राजधानी राजगृह और गिरिब्रिज था। राजगृह या गिरिब्राज था। मगध का राजधानी राजगृह या गिरिब्राज। काशी का बात किया जाए तो राजधानी है वाराणसी। अगर बात किया जाए कौशल का तो राजधानी है श्रावस्ती। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ। अंग का राजधानी चंपा। वज्जी का वैशाली या विदेह। मल का राजधानी था कुशीनगर प्रथम भाग एवं पावा था द्वितीय भाग। मल की राजधानी कुशीनगर एवं पावा। चेदी का शक्तिमती था। वत्स का कौशाम्बी। पंचाल का अहिछत्र या काम्पिल। पंचाल का अहिछत्र। उत्तरी पंचाल का राजधानी अहिछत्र। वही दक्षिणी का काम्पिल था। मत्स्य का बात किया जाए तो विराटनगर इसका राजधानी है। सूरसेन का मथुरा है। सूरसेन का राजधानी मथुरा। अस्मक का राजधानी है पोटली। अस्मक का राजधानी था पोटली। वही अवंती का उज्जैनी। उत्तरी का उज्जैनी और दक्षिणी का महिष्मती। अवंती में 2 पार्ट था। उत्तरी अवंती का राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी का महिष्मती। गंधार का राजधानी था तक्षशिला। कंबोज का था हाटक। अगर बात किया जाए 16 महाजनपद में अस्मक एकमात्र जनपद था जो दक्षिण में भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। एकमात्र राजधानी था अस्मक। एकमात्र महाजनपद अस्मक जो दक्षिण भारत में स्थित था गोदावरी नदी के किनारे। 16 महाजनपद में केवल वज्जी एवं मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। 2 जगह याद रखना है, वज्जी और मल। 16 महाजनपद में केवल वज्जी और मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी जबकि शेष में राजतंत्रात्मक था। वज्जी और मल याद रखना है। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य को विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है जो वज्जी संघ की राजधानी थी। इसका गठन का बात किया जाए तो 500 ईस्वी पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ का महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ 2 ग्रंथ है। एक है अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में महाजनपद का उल्लेख मिलता है। वही जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में मिलता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगर की सूचना मिलती है। वो है चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी और साकेत। चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी और साकेत। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर था पाटलिपुत्र। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है
किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? तो सर, तालाबी श और इसका मतलब होता है बाण, शर मतलब होता है वान। वही अगर बात किया जाए सर, शर मतलब होता है तालाब, सरनी यानी कि सर मतलब होता है तालाब। दिए गए विकल्प में डी उत्तर सही है। सर का मतलब होता है बाण और सर यानी कि मूर्धन सा का मतलब होता है तालाब, अतः विकल्प डी सही है। अगर हर्षुकार कुल, इस कुल का मतलब होता है वंश, वही दीर्घुकार कुल का मतलब होता है किनारा। दैव का मतलब होता है देवता और देव का मतलब होता है भगवान। दैव मतलब देवता और देव मतलब भगवान। अनल मतलब होता है आग या अग्नि, अग्नि अनल पावक, इसका मतलब होता है अग्नि, वही अनिल का मतलब होता है हवा, अनिल का मतलब हवा, वही अनल का मतलब आग। तो ऑप्शन यहाँ इसके अनुसार डी हो जाएगा। देखिए इसमें जो पीटी एग्जाम हुआ था उसमें हिंदी और इंग्लिश भी पूछ लिया जाता है, 5 से 10 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मिलाकर ही रहता है, तो आप उसे भी छोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो यह था ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि, ऑप्शन हो जाएगा डी, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ था। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि 3 मार्च 1918 को रूस की नई बोल्शेविक सरकार और जर्मनी या केंद्रीय शक्ति जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। 3 मार्च 1918 को रूस और केंद्रीय शक्ति के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी को समाप्त किया। 2 महीने की बातचीत के बाद जर्मन नियंत्रित ब्रेस्ट-लिटोव्स्क में संधि पर हस्ताक्षर किया। संधि के अनुसार सोवियत रूस ने मित्र राष्ट्रों के प्रति शाही रूस की सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया और पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में 11 राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। यह संधि रूस के लिए बहुत अपमानजनक संधि थी। रूस को अपने विशाल क्षेत्र और लगभग 6.5 करोड़ जनसंख्या से वंचित होना पड़ा था। इस संधि के हो जाने के बाद रूस विश्व युद्ध से अलग हो गया, जिसे बोल्शेविक सरकार को देश की आंतरिक समस्या पर ध्यान देने का समय मिल गया। नेक्स्ट है, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात क्या होता है? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट बटा दूरी, डिस्प्लेसमेंट बटा दूरी यानी कि डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? तो 1 के बराबर हो भी सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। 1 के बराबर या 1 से कम डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट बटा डिस्टेंस का जो रेशियो होगा 1 के बराबर या 1 से कम होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 के बराबर या कम होता है, अधिक नहीं होगा, याद रखना है। विस्थापन का दूरी के अनुपात हमेशा 1 के बराबर या 1 से कम होगा। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को कहा जाता है विस्थापन। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस कहलाता है वो हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन अगर यहाँ से देखा जाए, विस्थापन देखा जाए ए से बी के बीच, ए पे से बी के बीच अगर विस्थापन देखा जाए तो ये है हमारा 5 मीटर, ये है 6 मीटर, ये है 5, ये है 6, तो विस्थापन देखें तो 6 मीटर है। ए से बीच का मिनिमम डिस्टेंस तो ये है 6 मीटर। वही अगर बात किया जाए दूरी का, तो ए से अगर हम बी जाने के लिए करेंगे तो मान लिया जाए कि ये पॉइंट डी है, ई है, तो ए से आगे डी के बाद जाएंगे, डी के से ई और ई से बी जाएंगे, यानी कि हम टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं 5, 6, 5, यानी कि 5, 5, 10 और 6, 16, ठीक है। तो दूरी हो जाएगा 16, यानी कि विस्थापन और दूरी के बीच का संबंध जो होगा, दूरी बड़ा होगा 1 या 1 से। नेक्स्ट है 15, द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाता है। द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या होता है? तो वह रंध्र का छिद्र खुल जाता है। द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। यह है द्वार कोशिका, जब जल अंदर जाता है तो यह खुल जाता है। यह स्टोमेटा का खुलना, ये फोटो के द्वारा दिखलाया गया है। द्वार कोशिका में जल का प्रवेश द्वारा कोशिकाओं को खोलने में सहायता प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप गार्ड सेल सुस्त हो जाता है। रक्षक कोशिका से पानी का रिसाव रक्षक कोशिकाओं को बंद करने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद गार्ड कोशिकाएं स्थिर हो जाती है। जब रक्षक कोशिका में जल डाली जाती है तो कोशिका फूल जाती है, जिससे रंध्र खुल जाते हैं। जब रक्षक कोशिका स्थिर हो जाती है तो रंध्र बंद हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 16, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावट और प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा लगाई गई रुकावट एवं प्रतिबंध को हटाना उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन कहलाता है। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावट एवं प्रतिबंध को हटाना उदारीकरण है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 17, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? कांगड़ा यह हिमाचल प्रदेश का लघु
लघु चित्रकला है। कांगड़ा यह हिमाचल प्रदेश का लघु चित्रकला है। कांगड़ा चित्रकला कांगड़ा का सचित्रकला है, जिसका नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के नाम पर रखा गया है, जो एक पूर्व रियासत थी जिसने कला को संरक्षण दिया था। यह 18वीं शताब्दी के मध्य में बसोहली चित्रकला के शैली के लुप्त होने के साथ प्रचलित हुआ। यानी कि कांगड़ा शैली का प्रचलन बसोहली पेंटिंग के बाद होता है। बसोहली पेंटिंग के लुप्त हो जाने से कांगड़ा शैली का प्रारंभ होता है। कांगड़ा चित्रकला के मुख्य केंद्र गुलेर, बसोहली, चंबा, नूरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा है। कांगड़ा चित्रकला के मुख्य केंद्र का बात किया जाए तो उत्तराखंड के गुलेर, बसोहली, चंबा, नूरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा में है। अब सामूहिक रूप से पहाड़ी चित्रकला के रूप में भी जाना जाता है, जो उस शैली को सम्मिलित करता है जिसे 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच राजपूत शासकों द्वारा संरक्षित किया गया था। कांगड़ा के चित्रकार ने पीले, लाल और नीले जैसे शुद्ध रंगों का उपयोग किया और ये 200 साल बाद भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए है। 3 रंग है, पीला, लाल और नीला। चित्रकला के इस समूह को कांगड़ा नाम दिया गया है क्योंकि वे शैली में कांगड़ा के राजा संसार चंद के चित्र के समान है। अगर बात किया जाए प्रमुख चित्रकला शैली से संबंधित राज्य, अगर बात किया जाए बिहार का, तो बिहार का है मधुबनी, मिथिला, पटना, कलम और मंजूषा। बिहार से याद रखना है मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, पटना कलम या मंजूषा पेंटिंग। अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश है चौकपुरना, सोनरखना और चिकनकारी। चौकपुरना, सोनरखना और चिकनकारी। अगर बात किया जाए बिहार झारखंड का, तो जादव पटिया है चित्रकला। झारखंड और बिहार का है जादव पटिया। पश्चिम बंगाल का बात किया जाए तो कालीघाट और अल्पाना पश्चिम बंगाल का चित्रकला है। हिमाचल प्रदेश का बात किया जाए तो पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख चित्रकला है पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा। मध्य प्रदेश का बात किया जाए तो सुरैती, नौरता, मोरते और तिलंगा। सुरौती, नौरता, मोरते और तिलंगा ये सभी मध्य प्रदेश के चित्रकला शैलियाँ हैं। बात किया जाए उड़ीसा का, तो उड़ीसा का चित्रकला शैली है पटचित्र। उड़ीसा का चित्रकला शैली है पटचित्र और सौरा। राजस्थान का बात किया जाए तो फंड, मंडाना, लघु मंडाना ये सभी राजस्थान का है। फंड, मंडाना और लघु मंडाना। गुजरात का बात किया जाए तो पिथौरा शैली और अथिया शैली। पिथौरा शैली और अथिया शैली का संबंध गुजरात से है। वही तमिलनाडु का कोल्लम और तंजौर से है। कोल्लम और तंजौर चित्रकला शैली तमिलनाडु से संबंधित है। पंजाब से बात किया जाए तो फुलकारी चित्रकला का संबंध पंजाब से है। फुलकारी का संबंध पंजाब से है। नेक्स्ट है अगर बात किया जाए तेलंगाना का, तो तेलंगाना से चेरियल और निर्मल चित्रकला है। चेरियल और निर्मल चित्रकला तेलंगाना से संबंधित है। वही मुगलू और कलमकारी का बात किया जाए तो यह आंध्र प्रदेश से है। मुगलू और कलमकारी। एपन चित्रकला शैली उत्तराखंड का प्रचलित चित्रकला शैली है। एपन यह उत्तराखंड का है। केरल का बात किया जाए तो कलम जट्टू यानी कि कलम जेथू के नाम से भी जाना जाता है। कलम जट्टू को यह केरल का प्रमुख चित्रकला शैली है। रंगवाली और कुश्ती का बात किया जाए तो यह कर्नाटक का है। वही वारली चित्रकला यह महाराष्ट्र से संबंधित है। वारली महाराष्ट्र से है, रंगवाली कर्नाटक से है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? मानव विकास सूचकांक यह यूएनडीपी द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक यह यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक 1990 से जारी किया जा रहा है। मानव विकास सूचकांक जारी किया जा रहा है 1990 से। 3 मानक होते हैं मानव विकास सूचकांक के: शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। शिक्षा, स्वास्थ्य और आय मानव विकास सूचकांक के 3 मानक है। मानव विकास सूचकांक की गणना 4 संकेतक: जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष एवं स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा किया जाता है। मानव विकास सूचकांक की गणना के 4 संकेत होते हैं: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूल शिक्षा के लिए औसत वर्ष एवं स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष एवं प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के द्वारा किया जाता है। इसकी गणना 0 और 1 के बीच की जाती है। संकेतक में जो देश अंक 1 के जितना पास है वह मानव विकास में उतने ही उच्च स्तर का होता है। नेक्स्ट है द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक बुक के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ लॉज लेखक है मोंटेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक बुक के लेखक है मोंटेस्क्यू। 1748 में द स्पिरिट ऑफ लॉज मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक में सरकार के भीतर विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन प्रस्तावित था। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन प्रस्तावित है द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक बुक में। मोंटेस्क्यू ने किताब प्रकाशित करने से पहले 21 वर्ष शोध में बिताए थे। 21 वर्ष। इस पुस्तक का फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव पड़ा जिससे लोग स्वतंत्रता और समानता और राजा के दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए इच्छित हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के से संबंधित महत्वपूर्ण रचना का बात किया जाए तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना रूसो के द्वारा की जाती है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना कर है रूसो। लेट्स
लेटर्स ऑन इंग्लिश यह वोल्टेयर के द्वारा रचना की जाती है। लेटर्स ऑन इंग्लिश की रचना वोल्टेयर ने, वही द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक के द्वारा लिखा गया है। लामी द पल्प अखबार का संपादक जया पॉल के द्वारा किया गया था। लामी द पल्प अखबार का संपादक जया पॉल ने, वही मर्सीले गीत की रचना कवि रॉजेट दी लॉयल द्वारा किया गया था। मर्सीले गीत की रचना कवि रॉजेट दी लॉयल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताएं। जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयाम को गठन करने के लिए समिति था भूरिया समिति। ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयाम का परीक्षण करने के लिए भूरिया समिति का गठन किया गया। जून 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु भूरिया समिति का गठन किया गया। जून 1994 में भूरिया समिति ने 1995 में केंद्र सरकार के समक्ष अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की। भूरिया समिति की सिफारिश को मानते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केंद्रीय कानून को ठीक माना गया। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कानूनों के माध्यम से जनजातीय स्वायत्त क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करना था, जिसका उल्लंघन राज्य न कर पाए। अगर बात किया जाए सरकारी आयोग का, तो इस समिति का गठन जून 1983 में केंद्र राज्य संबंध को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्त संबंधी मांगों पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। सरकारिया समिति 1983 में, वही भूरिया समिति 1994 में। अगर बात किया जाए सरकारी आयोग का, तो इसके सरकारी आयोग में 3 सदस्य थे। अन्य 2 सदस्य का बात किया जाए तो श्री बी शिवरमन और SR सेन थे अन्य 2 सदस्य। अगर बात किया जाए अशोक मेहता समिति का, तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था 1977 में। याद रखना है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में और 1977 में अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने अपना रिपोर्ट 1978 में सौंपा। 1978 में अपना रिपोर्ट दिया, जिसने पंचायत व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल पंचायत और जिला परिषद अपनाने की बात की थी। द्विस्तरीय मॉडल बात किया था अशोक मेहता। नेक्स्ट है LM सिंघवी समिति। बात किया जाए LM सिंघवी का, तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन राजीव गांधी सरकार के द्वारा 1986 में किया गया। 1986 में LM सिंघवी समिति का गठन किया गया। इसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था LM सिंघवी, तथा इसी के सिफारिश पे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग का गठन एवं पंचायतों का कर रोपण का अधिकार देने का भी सुझाव दिया। राज्य वित्त आयोग का गठन जो वर्णन किया गया है 243 का आई में, राज्य वित्त आयोग का गठन एवं पंचायतों के कर रोपण का अधिकार देने का सुझाव LM सिंघवी समिति ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 21। उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं एवं सेवा के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, वह कैसा अधिकार है? तो वह है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तु एवं सेवा के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, वह है सूचना का अधिकार। ऑप्शन हो जाएगा ए। उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तु एवं सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, वह है सूचना का अधिकार। अगर आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियां पाएंगे। ये जानकारियां उस वस्तु के अवयव, मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होती है। यह इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तु और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। किसी भी उपभोक्ता को जो किसी सेवा को प्राप्त करता है, वह किसी भी आयु या लिंग का हो, किसी भी तरह का सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा, यानी कि राइट ऑफ सिलेक्शन होगा। जैसे कि आप एक दंतमंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंतमंजन तभी बेचेगा जब आप दंतमंजन के साथ ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं है तो आपको चुनने का अधिकार का यहाँ पे उल्लंघन हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अभिनेत्र लेंस की वक्रता संपात्रित की जाती है, यानी कि एडजस्ट किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है पछाभी पेशियों के द्वारा। अभिनेत्र लेंस की वक्रता संपातित की जाती है पछाभी पेशियों के द्वारा। अभिनेत्र लेंस की वक्रता पछाभी पेशियों के द्वारा वक्रता रूपांतरित किया जाता है। देखिए यहाँ पे अगर बात किया गया है आँख का पूर्ण भाग को दिखलाया गया है। यह है कॉर्निया, पुतली, लेंस जो होता है उत्तल प्राकृतिक का होता है, रेटिना जिस पर प्रतिबिंब बनता है, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर, ये है सिलियरी मांसपेशियाँ, और ये हमारा पार्ट है आइरिस का।
पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसमें जो भी पॉइंट है इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है और पूछ लिया गया है, तो ध्यान से सुनना है। पुतली जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगर बात किया जाए दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना का अन्य नाम है दृष्टि पटल। नेक्स्ट है नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकता है। अब बात किया गया है सिलियरी मसल्स का यानी कि पेशाब पेशियों का। वस्तु दूर होगी तो फोकस दूरी अधिक होगा। वस्तु दूर होगी तो फोकस दूरी अधिक होगा। वस्तु पास होगी तो फोकल दूरी को कम करेगा और ये सभी कार्य सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 23। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य को मनोनयन किया जाता है 80 के 3 के तहत। 80 के 3 के तहत। और यह जो प्रावधान लिया गया है वह लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड से यह प्रावधान लिया गया है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। याद रखना है 79, 80, 81, 79, 80 और 81। 79 में संसद का, 79 में संसद का, 80 में राज्यसभा का और लोकसभा का वर्णन 81 में है। यहाँ बात किया गया है राज्यसभा में, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा 80 के 3 के तहत। 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों की ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों के मनोनयन की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। याद रखना है दोनों क्वेश्चन, आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका दोनों को। अभी वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 250, मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन अगर बात किया जाए अभी वर्तमान में है 245। 245 में 233 का निर्वाचन यह किया जाता है और ये है 12। तो ये 233 का नियुक्ति जो किया जाता है वो किया जाता है साउथ अफ्रीका के संविधान के अनुसार। साउथ अफ्रीका देश से इसका निर्वाचन का पद्धति लिया गया है। वही इस 12 का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और यह पद्धति लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर किसी राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर किसी राज्य में आने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण होता है। बात किया जाए राज्यसभा में सीटों का आवंटन का, तो इसका वर्णन अनुसूची 4 में किया गया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इसका वर्णन अनुसूची 4 में किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक 31 है। राज्यसभा में सबसे अधिक सीट है यूपी में और वह है 31। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के 1 के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं हो सकता है। याद रखना है अनुच्छेद 83 का फर्स्ट के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 89 में किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा का पदेन सभापति। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं जो 14वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 24। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है। देखिए क्वेश्चन को कितना ज़्यादा ट्विस्ट किया गया है, तो आगे के लिए, आगे जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए भी इस प्रकार से क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सबसे अधिक मान रखता है वो है मिजोरम। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश 2011 के अनुसार साक्षरता में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है वो मिजोरम है। साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य का बात किया जाए तो सबसे अधिक है केरल, उसके बाद है लक्षद्वीप 91% और मिजोरम का रैंक है 91.3%। केरल में 94%, लक्षद्वीप में 91.8%, मिजोरम में 91.3%। वही अगर बात किया जाए न्यूनतम में, तो न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य हैं 2011 के जनगणना के अनुसार, तो प्रथम टॉप पे है बिहार। अपना बिहार सबसे कम लिटरेसी रेट में है। बिहार का लिटरेसी रेट है 61.8। दूसरा नंबर है अरुणाचल प्रदेश का 65.4 और तीसरा है राजस्थान का 66.1। बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान क्रमवार सबसे कम है, वही केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम क्रमवार सबसे अधिक है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश का बात किया जाए तो यह है लक्षद्वीप, द्वितीय है दमन एवं दीव। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली, जिसका प्रतिशत है 76.2। नेक्स्ट है एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तथा कुल 150 अंक अर्जित किया है तो विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिए थे। इसको बनाने के लिए क्वेश्चन बताया गया है 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हो, यानी कि टोटल 75 प्रश्न है। उसमें मान लिया जाए कि x प्रश्न उसने सही दिया और गलत प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 75 - x। अगर इसे मिलता है
सही उत्तर के लिए 4 अंक, तो 4 गुने एक्स प्लस 75 माइनस एक्स, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गलत उत्तर के लिए 2 अंक कटा जाता है, तो 2 इंटू 75 माइनस एक्स, और इसे मिलता है 150 अंक, यानी कि इसको बराबर कर देंगे तो हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4x, तो निकालेंगे x इंटू 4, 75 माइनस एक्स इंटू 2 150, तो x बराबर हो जाएगा 50। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट है 26 में, कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है? संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, एवं दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इनमें से कौन सा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्य वाला नहीं लेते हैं, एवं दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। बात किया जाए अगर राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, एवं दिल्ली एवं पुदुचेरी का, लेकिन इन्हें हटाने में यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसलिए राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया को एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा गया है, क्योंकि जो इन्हें लाने में अर्थात पद पर लाने में भूमिका निभाते हैं वो उन्हें हटाने में नहीं निभाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति है कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा दे। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। हालांकि ये मनोनीत सदस्य लाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। राज्य विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते, भले ही राष्ट्रपति निर्वाचन में से सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, लेकिन अगर बात किया जाता उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया हमेशा राज्यसभा से प्रारंभ होती है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। वही अगर बात किया जाता उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया हमेशा और हमेशा राज्यसभा से ही प्रारंभ होता है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है, और यह नोटिस सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। संसद के जिस भी सदन में यह आरोप लगाया जाता है उसमें सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर अगले सदन में भेज दिया जाता है। सदन का दूसरा सदन इन आरोपों की जाँच कर सही पाए जाने पर इस प्रस्ताव को भी अगर कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तब यह महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। इसके पश्चात राष्ट्रपति के पद हट जाते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति इसमें उपस्थित हो सकते हैं या अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 27। एकरा अंकारा कहाँ की राजधानी है? अंकारा कहाँ की राजधानी है? तो यह है घाना की। घाना की राजधानी है अंकारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगर बात किया जाए अन्य देश का, तो सेनेगल की राजधानी है डकार। सेनेगल का राजधानी है डकार। ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस। युगांडा का कंपाला। अंगोला का लुआंडा। अंगोला का राजधानी है लुआंडा। इसने हाल ही में अभी ओपेक से सदस्यता त्यागा है। ओपेक से सदस्यता त्यागा है अंगोला। राजधानी है लुआंडा। अल्जीरिया का बात किया जाए तो अल्जीरिया का राजधानी है अल्जीरियस। मोजाम्बिक का बात किया जाए तो मोजाम्बिक का राजधानी है मपूतो। वही नाम्बिया का राजधानी है विंडहॉक। नाम्बिया का राजधानी विंडहॉक। नाइजर का बात किया जाए तो नाइजर का राजधानी है नियामी। नाइजर का राजधानी है नियामी। वही नाइजीरिया का, दोनों में कन्फ्यूजन है। देखिए, नाइजर का राजधानी नियामी, वही नाइजीरिया का राजधानी अबूजा है। सेशल्स का राजधानी है विक्टोरिया। सेशल्स का राजधानी है विक्टोरिया। इथोपिया का बात किया जाए तो राजधानी है अदीस अबाबा। वही बोत्सवाना का बात किया जाए तो बोत्सवाना का राजधानी है गैबोन। माली का राजधानी है बमाको। माली का राजधानी है बमाको। दक्षिणी सूडान का राजधानी है जुबा। दक्षिण सूडान का राजधानी है जुबा। वही माली का है बमाको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 28। तो 28, किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? ऑपरेशन गरुड़ किस संगठन के द्वारा चलाया गया प्रमुख अभियान है? तो यह चलाया गया है सीबीआई के द्वारा। सीबीआई, ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई के द्वारा चलाया गया अभियान है। नेक्स्ट है एक सूक्ष्मदर्शी में, एक दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस
अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर पराबोलॉय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? अभिदृश्य में उत्तल लेंस के स्थान पर पराबोलॉय दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका यूज करने का मुख्य कारण है परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगर देखते हैं इसका डिस्कशन का, दृश्य में अभिदृश्य लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण या परवलय दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह वस्तु से आने वाली प्रकाश की बड़ी मात्रा को एकत्रित करने में सहायता करता है। परिणामतः दूर स्थित वस्तु की अधिक तीव्र एवं स्पष्ट छवि बनती है। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किस चीज़ से है? बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध है पंचायती राज से। ऑप्शन हो जाएगा ए, पंचायती राज से संबंधित है बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए गठित की गई और नवंबर 1957 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय ढांचा बनाने जाने की बात कही थी। बलवंत राय मेहता समिति, इस तरह से याद रखें बलवंत राय मेहता, BRM 3 वर्ड है तो त्रिस्तरीय ढांचा का मांग किया था। वही अगर बात करते हैं अभी अशोक मेहता का तो इसमें 2 वर्ड है और यह द्विस्तरीय संरचना का बात किया था। बलवंत राय मेहता समिति में 3 स्तरीय ढांचा बनाए जाने की मांग, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन एवं जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन एवं जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन का बात किया गया था। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश स्वीकार की थी। 2 अक्टूबर 1959 को नौगौर जिला में तत्कालीन प्रधानमंत्री PT नेहरू द्वारा देश में पहली त्रिस्तरीय पंचायती का उद्घाटन किया गया। उसके उपरांत 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिला के सदनगर विकास खंड में इसे शुरू किया गया था। पहला था नौगौर जिला राजस्थान का, दूसरा था महबूबनगर जिला आंध्र प्रदेश का, जिसमें पंचायती राज का गठन किया गया था। मौलिक अधिकार का संविधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख है। इसे USA के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मूल कर्तव्य का बात किया जाए तो मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर के नेतृत्व में गठित समिति के सुझाव पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। प्रारंभ में मूल कर्तव्य 10 थे, बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। भारत में मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ यानी कि USSR जो वर्तमान में रूस है उससे लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व का बात किया जाए तो नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 31। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो कुरुसेला के पास, कोसी कुरुसेला के पास गंगा नदी से मिलता है। कोसी नदी बिहार के कुरुसेला कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल स्थित गोसाईनाथ चोटी के पास से हुई है। प्रमुख सहायक नदी का बात किया जाए कोसी का तो अरुण कोसी, सून कोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भीट कोसी और तांबा कोसी है। अरुण कोसी, सून कोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भीट कोसी और तांबा कोसी है। कोसी नदी को नेपाल में सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सप्त कोसी नेपाल में जाना जाता है कोसी को। कोसी नदी की लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है और तिब्बत, नेपाल और बिहार में लुप्त क्षेत्रफल लगभग 74,500 वर्ग किलोमीटर है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के प्रवाह तंत्र में अगर बात किया जाए बिहार के प्रमुख जिला सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज जिला का अधिकांश क्षेत्र आता है। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया और किशनगंज का। कोसी परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी। कोसी परियोजना स्थापना हुआ था 1953 में, जो 1965 में बनकर तैयार हुआ। यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। रेशम उद्योग के लिए बिहार का भागलपुर जिला फेमस है, जिस कारण भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। सिल्क सिटी ऑफ बिहार भागलपुर को कहा जाता है। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा जिला जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूर्णिया, कटिहार और सहरसा। बिहार का सुपौल जिला है पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया। बिहार के सुपौल शहर को पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित के काल अनुक्रम को बतलाना है। चैतन्य, रामानुज, तुलसीदास और
नामदेव। अगर बात किया जाए चैतन्य का, तो चैतन्य का समय होता है 1486 से 1533, 1486 से 1533। वही अगर बात किया जाए रामानुजाचार्य का, तो रामानुजाचार्य 10वीं शताब्दी 1017 से 1137 रामानुजाचार्य का समय होता है। तुलसीदास का बात किया जाए तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, 1532 से 1623 तक। अगर बात किया जाए नामदेव का, तो 1270 से 1350 तक समय होता है नामदेव का। तो इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 1, 3, यानी कि रामानुज 1017 से 1337। उसके बाद जो होगा वह है नामदेव 1270 से 1350 के बीच। उसके बाद चैतन्य होंगे 1486 से 1533 तक, और उसके बाद होंगे तुलसीदास 1532 से 1623 तक। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है रामानुजाचार्य का बात किया जाए तो रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में पेराम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 में तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का मत दिया था तथा ज्ञान के स्थान पर भक्ति को महत्व दिया। उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नामक टीका लिखा। श्री भाष्य के लेखक हैं रामानुजाचार्य। दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है इन्हें। अगर बात किया जाए नामदेव को, तो इनका जन्म इनका समय होता है 1270 से 1350। महाराष्ट्रियन संत नामदेव, महाराष्ट्र के संत नामदेव, जिनका जीवन काल 1270 से 1350 था। नामदेव दर्जी थे जो संत बनने से पहले लुटेरे का जीवन बिताते थे। नामदेव ने बरकरी संप्रदाय के संस्थापक हैं नामदेव। इनके कुछ गीत है गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। अगर बात किया जाए चैतन्य का, तो 1486 से 1533 इनका जीवन काल होता है। नवदीप, नादिया जिला, पश्चिम बंगाल में जन्मे चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम था विशंभर। चैतन्य का वास्तविक नाम है विशंभर, जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। चैतन्य ने संगीत गोष्ठी या ईश्वर नाम के कीर्तन को लोकप्रिय बनाया था। बंगाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की। सगुन उपासक एवं कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण का अवतार और गौर गमहा प्रभु कहते थे। इनका दर्शन अचिंत्यो भेदभाव कहलाया। चैतन्य का दर्शन अचिंत्य भेदवाद कहलाया। कृष्ण दास कविराज ने बंगाल में चैतन्य चरितामृत की रचना की थी। अगर बात किया जाए तुलसीदास का, तो इनका समय 1532 से 1623 तक है। जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजपुर गांव में 1532 में हुआ था। तुलसीदास का जन्म यूपी के बांदा जिला में राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। राम भक्ति पर जोर दिया। तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली है। तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली, रामलला, नहछु, बरवै रामायण आदि। नेक्स्ट है स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्वावलंबन 2.0 यह नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया है। नौसेना द्वारा स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया गया है। इस रोड मैप का उद्देश्य सहयोग, समन्वय और साझेदारी में नई प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। यह भारतीय नौसेना का अपडेटेड स्वदेशीकरण रोड मैप है। नेक्स्ट है प्रमुख सामयिक अभियान या योजना। अगर बात किया जाए डिजिटल शक्ति 4.0, तो यह लाया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 जारी किया गया है। एंटी दस्त अभियान दिल्ली सरकार ने लाया है। एंटी दस्त अभियान ओपीएस क्लीन अभियान लाया है पंजाब पुलिस। ओपीएस क्लीन अभियान पंजाब पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। अरुणोदय 2.0 असम सरकार ने लाया था। अरुणोदय 2.0। वही अगर बात किया जाए माहिर मिशन का, तो नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है माहिर मिशन। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया था। युवा 2.0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 34। इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा के किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया था हीरो मोटर कार्प ने। इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा लॉन्च किया गया है हीरो मोटर कार्प के द्वारा। हीरो मोटर कार्प ने अपना पहला ई स्कूटर वीडा लॉन्च किया है। निर्माणाधीन दिल्ली में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के प्रथम चरण साहिबाबाद दुहाई डिपोट का उद्घाटन किया। इसे रैपिड एक्स और बाद में इसे नमो भारत नाम दिया गया। रैपिड एक्स का ही नाम नमो भारत किया गया। उत्तरी सिक्किम में लोहनेक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में भयंकर बाढ़ आने से सेना में 23 जवान सहित लगभग 120 लोगों की मृत्यु हो गई थी। चौथा एशिया पैरा गेम्स का आयोजन चीन के हांगजू में संपन्न हुआ। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्रिकेट के साथ साथ लेक्रोस, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश को भी लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल 2028 में सम्मिलित किया है। नेक्स्ट है अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? अलीनगर की संधि यह हुआ था ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। अलीनगर की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। अलीनगर की संधि का बात किया जाए तो फरवरी 1757 में
फरवरी 1757 के फलस्वरूप अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी करने, सिक्के ढालने का अधिकार तथा नवाब द्वारा युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया। तब दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। नेक्स्ट है परीक्षा उपयोगी विभिन्न तत्व। 20 जून 1756, डेट याद रखना है 20 जून 1756, काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी थी। इस घटना से संबंधित है जेड हॉलवेल ने जानकारी प्रस्तुत की। हॉलवेल के अनुसार सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को रात की 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह उसमें केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। अगर बात किया जाए प्लासी युद्ध का तो 23 जून 1757, डेट याद रखना है 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के बीच हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है। प्लासी का युद्ध बंगाल के नदिया जिला में भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट है प्लेइंग इट माई वे, किसकी रचना है? प्लेइंग इट माई वे, यह सचिन तेंदुलकर द्वारा रचित पुस्तक है प्लेइंग इट माई वेज। अगर बात किया जाए प्लेइंग इट माई वेज का तो इसके लेखक है सचिन तेंदुलकर। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, यह सौरभ गांगुली का आत्मकथा है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। क्रिकेट इज माई स्टाइल, कपिल देव द्वारा लिखित पुस्तक है क्रिकेट इज माई स्टाइल। गोल्डन गर्ल पीटी उषा का ऑटोबायोग्राफी है गोल्डन गर्ल। सनी डेज सुनील गावस्कर का है वनडे वंडर्स और सनी डेज सुनील गावस्कर का है। 281 एंड बियॉन्ड्स, यह है बीबीएस लक्ष्मण का। 281 एंड बियॉन्ड्स बीबीएस लक्ष्मण का और सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गांगुली का है। पावर शिफ्ट एल्विन टोफलर का है। हेलेन क्लेर स्टोरी ऑफ माई लाइफ। एबोर्ड ऑफ लव नरेंद्र मोदी का द्वारा रचित पुस्तक है एबोर्ड ऑफ लव। एमनेस्टी के लेखक है अरविंद अर्डिगा। मैथोलॉजी के लेखक है रोनाल्ड बर्थ हैं। नेक्स्ट है मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो यह 1615 में आयोजन हुआ था। मुगल मेवाड़ संधि 1615 में हुआ था। मुगल मेवाड़ संधि 1615 में जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच हुआ। 1615 में जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच। 1605 से 1615 के मध्य मुगलों द्वारा मेवाड़ पर निरंतर सैनिक अभियान कराए गए थे। अतः 1615 में मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। मेवाड़ अभियान की सफलता के बाद खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? तो इनका संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूजॉन को गोली मारकर हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूजॉन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। 29 मार्च 1857, डेट याद रखना है। फलस्वरूप मंगल पांडे को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। देखिए डेट इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में डेट इंपॉर्टेंट है तो याद रखना है। 29 मार्च 1857 को हत्या किए थे मंगल पांडे ने। मंगल पांडे को फांसी दिया जाता है 8 अप्रैल 1857 को। फांसी पर चढ़ने से मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था, हल्ला बोल। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने से 1857 की क्रांति का प्रारंभ होता है। याद रखना है 34वीं इन्फेंट्री से संबंधित है मंगल पांडे और 20वीं नेटिव इन्फेंट्री जो 10 मई 1857 को क्रांति का प्रारंभ करता है। 1857 में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के पीएम थे पॉम्पस्टन। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के बाद पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया एवं सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया एवं उच्च सैनिक पद पर भारतीयों की नियुक्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया था। बंगाल की सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि बम्बई मद्रास में 2:5 रखा गया था। 1:2 बंगाल की सेना में यूरोपीय और भारतीय का अनुपात था 1:2, जबकि मुंबई मद्रास में 2:5 था। भारतीय को सेना में उच्च से उच्च प्राप्त होने वाला पद जो था वो था सूबेदार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 39। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो यह 358 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन अनुच्छेद 358 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भी भाग में आपातकाल की घोषणा की गई है तो संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार को स्वतः ही निलंबित घोषित हो जाता है। इसके लिए कोई आदेश निकालने
या विधेयक पारित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपातकाल के समाप्त हो जाने के उपरांत अनुच्छेद 19 स्वतः पूर्ण जीवित हो जाती है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 358 में संशोधन कर यह जोड़ा गया, यदि आपात की उद्घोषणा देश के किसी भाग में की गई है तो देश के अन्य भागों के लिए बनाए गए कानून को अनुच्छेद 19 के संरक्षण से मुक्त रखा जाएगा। 1975 में घोषित आपातकाल के दुरुपयोग के कारण 44वें संविधान संशोधन 1976 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अनुच्छेद 358 में संशोधन कर 2 शर्त रखा गया। अनुच्छेद 19 का निलंबन युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपात में ही होगा, सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपात में नहीं, तथा अनुच्छेद 358 केवल उन्हीं कानूनों को सुरक्षा प्रदान करेगा जिनका सीधा संबंध आपातकाल से है और उनमें इस आशय का स्पष्ट घोषणा की गई है, ऐसा कानून के तहत दिए जाने आदेश को भी यह सुरक्षा प्राप्त होगी। भारत में वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार नहीं लागू हुआ है। वही अनुच्छेद 352 का बात किया जाए तो यह 3 बार लागू हो चुका है। अनुच्छेद 359 के तहत बाह्य या आंतरिक दोनों आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 से 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 358 में यह बताया गया है कि सभी मूलाधिकार निलंबित हो जाएंगे। वही अनुच्छेद 359 में यह बताया गया है 20 और 21 को छोड़कर सभी मूलाधिकार निलंबित हो जाते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम है राष्ट्रीय आपात, जिसका वर्णन अनुच्छेद 352 में, वही राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। नेक्स्ट है बैलाडीला की खान किस लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला यह छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह लौह के लिए फेमस है। बैलाडीला की खान लौह अयस्क के लिए फेमस है। ऑप्शन हो जाएगा सी। बैलाडीला खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगर बात किया जाए भारत में अन्य लौह अयस्क के प्रमुख केंद्र, अगर बात किया जाए भारत में लौह का उत्पादन मेनली हेमेटाइट, मैग्नेटाइट इसके 2 प्रमुख अयस्क हैं। उड़ीसा में बात किया जाए तो गुरु महसानी, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उड़ीसा में गुरु महसानी, सूलेपथ, बादाम पहाड़ी, किरीबुरु और बांसपानी और सुकिंदा, ये सभी उड़ीसा में प्रमुख लौह उत्पादक केंद्र हैं। गुरु महसानी, सूलेपथ, बादाम पहाड़ी, किरीबुरु, बांसापानी और सुकिंदा। अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ में तो दल्ली राजाहरा, बैलाडीला, दांतेवाड़ा, बस्तर और अरिन डोंगरी। दली राजाहरा, बैलाडीला, दांतेवाड़ा, बस्तर और ओरी डोंगरी, ये सभी छत्तीसगढ़ में प्रमुख लौह उत्पादक केंद्र हैं। अगर बात किया जाए झारखंड में तो झारखंड में प्रमुख लौह उत्पादन केंद्र है नोआमुंडी, गुआ, पलामू और सिंदूरपुर। नोआमुंडी प्रमुख झारखंड का लौह उत्पादक केंद्र है। नोआमुंडी, गुआ, पलामू और सिंदूरपुर। अगर बात किया जाए कर्नाटक में तो कर्नाटक का बेल्लारी, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बाबा बुदान और तुमकुर सुंदर, ये सभी कर्नाटक का प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है। बेल्लारी, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बाबा बुदान, तुमकुर, सुंदर, ये सभी कर्नाटक का प्रमुख लौह उत्पादक केंद्र है। महाराष्ट्र में बात किया जाए तो रत्नागिरी और चंद्रपुर, महाराष्ट्र में रत्नागिरी और चंद्रपुर प्रमुख लौह अयस्क केंद्र है। तमिलनाडु का बात किया जाए तो नीलगिरी और सेलम तमिलनाडु का प्रमुख लौह अयस्क केंद्र है। आंध्र प्रदेश का बात किया जाए तो वारंगल, कुर्नूल, जगियोपेट्टा, रमलाकोट्टा, वेल्लुथर्ती, अनंतपुर और नेल्लौर। वारंगल, कुर्नूल, जगियापेट्टा, रमलाकोट्टा, वेल्लुदर्थी, अनंतपुर और नेल्लौर आंध्र प्रदेश के प्रमुख लौह उत्पादक केंद्र हैं। गुजरात का बात किया जाए तो भावनगर, जूनागढ़, खंडेश्वर और बड़ोदरा। भावनगर, जूनागढ़, खंडेश्वर और बड़ोदरा गुजरात का प्रमुख लौह उत्पादन केंद्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 41। प्रोजेक्ट 25I का संबंध किससे है। 25I का संबंध है पनडुब्बी से। प्रोजेक्ट 25I भारतीय नौसेना का P-75 श्रेणी के पनडुब्बी का अनुवर्ती है। प्रोजेक्ट 25I के तहत 6 परमाणुक पनडुब्बी के निर्माण के लिए स्वदेशी तौर पर परिकल्पना की गई है, जो अत्याधुनिक वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली पर से लैस है। इसका अनुमानित लागत है 43,000 करोड़ रुपए। 6 पनडुब्बी निर्माण किए गए हैं। पहला है INS कलवरी, बागसीर, बेला, खंडेरी, करंज और वागीर। कलवरी, वागसीर, बेला, खंडेरी, करंज और बागीर, ये सभी 6 पनडुब्बियां हैं। नेक्स्ट है ब्रोंज, यानी कि कांसा किसका है तो टीन और तांबा का। कांसा किसका, ब्रोंज मतलब कांसा मिश्र धातु है, टीन और सीसा का। ब्रोंज कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। ब्रोंज, कॉपर और सिलिकॉन, इनका उपयोग कर मास्टर मिश्र धातुओं का तैयार किया जाता है, जिससे अनाज भंडारण एवं रिफाइनरी संशोधन से संबंधित सामग्रियां सुरक्षित रखा जाता है। बात किया जाए ब्रास का तो कॉपर का परसेंटेज होता है 60 से 80% और वही
एसएन का प्रतिशत होता है 40 से 20%। ब्रास का बात किया जाए तो यूज इसका कंडेंसर, बर्तन बनाने के निर्माण में आदि किया जाता है। बात किया जाए ब्रॉन्ज का तो ब्रॉन्ज में कॉपर का परसेंट होता है 75 से 90, वही टीन का परसेंट होता है 25 से 10%। सिक्का, घंटी और बर्तन बनाने में ब्रॉन्ज मेटल का यूज होता है। वही अगर बात किया जाए डेल्टा मेटल का तो डेल्टा कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, जिसमें 60% कॉपर और 38% जिंक मिलाया जाता है। बियरिंग, वॉल्व एवं जहाज के प्रोपेलर के निर्माण में डेल्टा मेटल का यूज होता है। अगर बात किया जाए जर्मन सिल्वर का तो कॉपर, जिंक, निकेल जर्मन सिल्वर का कंपोजिशन है। कॉपर, जिंक, निकेल। कॉपर का परसेंट 30 से 50%, जिंक का परसेंटेज 35 से 25% और वही निकेल का 35 से 25%। इसका निर्माण जर्मन सिल्वर का यूज गहना, बर्तन इत्यादि बनाने में किया जाता है। जर्मन सिल्वर में अगर बात किया जाए तो सिल्वर का परसेंटेज 0 होता है। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंटेज तो यह होता है 0। कॉपर, जिंक, निकेल का यह मिश्रण है। अगर बात किया जाए मोनल मेटल का तो कॉपर और निकेल का मिश्रण होता है। मोनल मेटल कॉपर और निकेल का, जिसमें निकेल 67%, वही कॉपर 30%। मोनल मेटल का यूज एसिड कंटेनर एवं एसिड पंप इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। अगर बात किया जाए एल्युमिनियम ब्रांज का तो एल्युमिनियम और कॉपर का मिश्रण होता है, जिसमें कॉपर 90%, वही एल्युमिनियम 10% होता है। एल्युमिनियम ब्रांज, इसका यूज सिक्का एवं मूर्ति बनाने में किया जाता है। अगर बात किया जाए फॉस्फर ब्रांच का तो फॉस्फर ब्रांच में परसेंटेज है कॉपर, टिन और फास्फोरस। कॉपर, टिन और फास्फोरस, जिसमें कॉपर 94%, टिन 5% और फास्फोरस है 1%। इसका यूज वॉल्व एवं कॉग मिल इत्यादि के बनाने में यूज किया जाता है। फॉस्फर ब्रांच। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख एक पर्वतीय चोटी है। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख पर्वत चोटी है। कुद्रेमुख कर्नाटक के पठार का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। कुद्रेमुख कर्नाटक के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका ऊंचाई है 1892 मीटर। अगर बात किया जाए पश्चिमी घाट का तो यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट का विस्तार उत्तर में तापी, नर्मदा ताप्ती जो नदी है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री। अगर बात किया जाए पश्चिमी घाट का प्रमुख चोटी तो कालसूबाई, जिसका ऊंचाई है 1646 मीटर। पश्चिमी घाट में कालसूबाई का ऊंचाई है 1646 मीटर। महाबलेश्वर 1438 मीटर, मुलनगिरी 1925 मीटर और कुद्रेमुख 1892 मीटर है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वतीय नगर नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं, जिसका सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जिसका ऊंचाई है 2637 मीटर। दक्षिणी भारत का यह दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई है इसकी अनाईमुदी चोटी है 2695 मीटर। 2695 और 2637 याद रखना है। अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसका ऊंचाई है 2695। वही दूसरी ऊंची चोटी है नीलगिरी का, और नीलगिरी का ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। याद रखना है 2637 और 2695। 2695 सबसे अधिक और यह है नीलगिरी का, वही दोदा बेटा का है 2637। अन्नामलाई की एक शाखा उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी तथा दक्षिण में कॉडमम की पहाड़ी के रूप में फैला हुआ है। अगर बात किया जाए पूर्वी घाट का तो यह महानदी की घाटी से नीलगिरी तक 1300 किलोमीटर की लंबाई पर तक फैला है। पूर्वी घाट का विस्तार 1300 किलोमीटर और वही पश्चिमी घाट का विस्तार 1600 मीटर तक है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर पहाड़ियों का क्रम, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ी का क्रम अगर बात किया जाए तो नल्लामलाई, वेल्लाकोंडा, पालीकोंडा, नागरी जवादी, सेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई। उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का विस्तार है नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नागरी, जावदी, सेवराय और पंचमलाई। पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी का बात किया जाए तो जिंगागाड़ा सबसे ऊंची चोटी है 1690 मीटर। वही अगर बात किया जाए दूसरा है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंगागाड़ा, जिसका ऊंचाई है 1690। वही महेंद्रगिरी बात किया जाए तो दूसरा सबसे ऊंची चोटी है, जिसका ऊंचाई है 1501 मीटर। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान केबुल लैमजाओ है। यह राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान का 2/3 भाग फुमडी, याद रखना है, यहाँ से फुमडी पाए जाते हैं मणिपुर में। राष्ट्रीय उद्यान का 2/3 भाग फुमडी, जो मिट्टी तथा बायोमास से निर्मित हुआ दलदल है। यह उद्यान संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। डांसिंग डियर के लिए फेमस है केबुल लैमजाओ
नेशनल पार्क और यहाँ पाई जाती है फुमडी। बात किया जाए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान का तो जम्मू कश्मीर में है दाचीग्राम। दाचीग्राम जो एकमात्र कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है, दाचीग्राम जो कश्मीर में है। अगर बात किया जाए लद्दाख का तो हेमिसाई भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिसाई लद्दाख में। उत्तराखंड में बात किया जाए तो जिम कॉर्बेट 1936 में बना भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे अब नाम दिया जा गया है रामगंगा नेशनल पार्क। 1936 में यह बना था। राजस्थान में बात किया जाए तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल, मार्गरेट इंडियन बस्टर्ड का प्राकृतिक आवास है राजस्थान का केवलादेव पक्षी अभयारण्य। छत्तीसगढ़ का कांगेर घाटी है। राणा चार्ल्स डार्विन नामक नई मेढक प्रजाति पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी में राणा चार्ल्स डार्विन नामक नई मेढक की प्रजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ सफ़ेद शेर के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ सफ़ेद शेर के लिए फेमस है। वहीं मेघालय का बालपक्रम रेड पांडा के लिए फेमस है। मेघालय का बालपक्रम रेड पांडा के लिए फेमस है। गुजरात का गिर एशियाई शेर के लिए फेमस है। गुजरात का गिर एशियाई शेर के लिए फेमस है। असम का काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 45। किस संस्था को आरबीआई विनियम नहीं करता है? कौन सा संस्था है जिसको रेगुलेट करने का काम आरबीआई नहीं करता है? तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को आरबीआई विनियमित नहीं करता है। उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था को आरबीआई विनियमित नहीं करता है। भारतीय रिजर्व की स्थापना का बात किया जाए तो आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935। शुरुआत में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था। केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था 1935 में, जिसे वर्ष 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था। वर्ष 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। आरबीआई स्थापना होता है 1934 के सिफारिश से 1935 में। मुख्यालय होता है कलकत्ता। 1937 में बदल दिया जाता है कलकत्ता से मुंबई। बाद में 1949 में राष्ट्रीयकरण किया जाता है। आरबीआई बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है। उद्देश्य आरबीआई की स्थापना का प्रणाली में लोगों को विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना एवं आम जनताओं की किफ़ायती बैंकिंग सेवा उपलब्ध करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 46। कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? इनमें से कौन सा है जो सबसे बड़ा है? वो है राजस्थान। बात किया जाए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य तो वह है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल बात किया जाए तो 3,42,239 किलोमीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े राज्य के अंतर्गत पहला हो जाएगा राजस्थान, दूसरा नंबर पर है मध्य प्रदेश और तीसरा है महाराष्ट्र का। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 प्रमुख सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो है वो है गोवा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है गोवा। सेकंड नंबर है सिक्किम का और तीसरा नंबर है त्रिपुरा का। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा सबसे छोटे राज्य हैं। सबसे छोटा राज्य बात किया जाए गोवा। गोवा का क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का क्रम अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख, दूसरा नंबर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, तीसरा हो जाएगा अंडमान निकोबार। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार। बिहार का क्षेत्रफल बिहार क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 12वां राज्य है एवं इसका क्षेत्रफल बात किया जाए तो 94,163 किलोमीटर है। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है बिहार का क्षेत्रफल। तो रैंक एरिया के अनुसार बिहार का रैंक जो है वो है 12वां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आई ईट बनाना एवरी डे। तो बनाना इज ईटन बाय मी एवरी डे हो जाएगा। ए बनाना इज ईटन बाय मी एवरी डे, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसका होगा? तो ये हो जाएगा CS का, सीजियम का, ऑप्शन हो जाएगा बी। लिथियम, सीजियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन ये विद्युत ऋणात्मकता का क्रम है, ऑप्शन हो जाएगा सी, सीजियम का। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहता है। कौन सी राशि स्थिर रहेगी? एक समान वृत्तीय गति है तो इसमें चाल जो होगा वो अस्थिर रहेगा, क्योंकि वेग प्रत्येक पॉइंट पे चेंज होगा। वही बात किया जाए अगर त्वरण का, तो त्वरण भी प्रत्येक पॉइंट पे चेंज होगा, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट पे इसका जो डायरेक्शन होगा टेंजेंट के लॉन्ग होगा, और टेंजेंट के लॉन्ग होने के कारण इसका प्रत्येक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा। तो डायरेक्शन चेंज होना ही त्वरण कहलाता है। तो त्वरण और संवेग, त्वरण चेंज होगा तो संवेग भी चेंज होगा और ये वेग भी चेंज होगा, यानी कि समान जो होगा वो होगा चाल। एक समान वृत्तीय गति में चाल स्थिर रहता है। एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है, क्योंकि निकाय को गति की दिशा लगातार बदलती रहती है एवं वृत्तीय गति के दौरान निकाय का कोणीय वेग स्थिर रहता है, तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहता है। वृत्तीय गति में चूंकि गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, इसलिए त्वरण भी एक समान वृत्तीय गति के दौरान बदलता रहता है।
अभिकेंद्र बल का बात किया जाए यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, यह होगा mv²/r के बराबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम के काल अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। निवारक निरोध अधिनियम, यह अनुच्छेद 22 में वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था 71 में, स्वापक औषधि और मनन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्कर विरोधी के रोकथाम अधिनियम। अगर बात किया जाए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में आया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यह लाया गया 1980 में। 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, अगर बात किया जाए रासुका का, तो यह आया आंतरिक इंटरनल मिसा यह आया था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यह 1971 में आया। स्वापक औषधि और मनन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार अधिनियम, यह लाया जाता है 1988 में। स्वापक औषधि और मनन प्रभाव पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 में। वही बात किया जाए विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम हेतु अधिनियम 1974 में लाया जाता है, 1924 में। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 के बाद हो जाएगा 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन हो जाएगा ए 2 4 1 3। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। निवारक निरोध कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है निम्न है। निवारक निरोध कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है ये है निवारक निरोध अधिनियम 1950 में, 1969 में इसे समाप्त कर दिया गया। निवारक निरोध अधिनियम 1950 में बनाया गया, 1969 में समाप्त कर दिया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी कि मिसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1917 नहीं बल्कि 1971 में इसे बनाया गया था। 1971 में बनाया गया जिसे 1975 में निरस्त कर दिया गया। विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यवसन निवारण अधिनियम जिसे 1974 में बनाया गया। विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यवसन निवारण अधिनियम 1974 में बना। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नासा, यह 1980 में गठन किया गया। चोर बाजारी निवारक एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, इसे 1980 में गठन किया गया। चोर बाजारी निवारक और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 में गठन किया गया। आतंकवादी एवं विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, टाडा का गठन 1985 में हुआ और 95 में समाप्त कर दिया गया। टाडा का गठन 1985 में और 95 में इसे समाप्त कर दिया गया। स्वापक औषधि और मनरू प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण अधिनियम, इसे 1988 में लागू किया गया था। पोटा का बात किया जाए तो इसके लिए संयुक्त अधिवेशन होता है 2002 में और 4 में इसे निरस्त कर दिया गया। पोटा का गठन 2002 में, 2004 में इसे समाप्त कर दिया गया। UAPA 1967 में हुआ और यह सबसे प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम है जो 2004 में, 8 में, 12 में और 19 में इसमें संशोधन किया गया है। UAPA 1967 में गठन किया गया था। अतः कालानुक्रम 2 4 1 3 सही है। निवारक निरोध कानून या निरोध एवं गिरफ्तार से संरक्षण का संबंध अनुच्छेद 22 से है। अनुच्छेद 22 से इसका संबंध है। निवारक निरोध अधिनियम 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड की राय से 3 से 2 माह कर दिया गया है। तो चलिए, इस प्रकार से हम लोगों ने आज सेट नंबर 3 जो 1275 था, 1275 SI टेस्ट, उसका 50 क्वेश्चन को देखें और ये हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट के रूप में होगा। अगला जो होगा वो होगा सेकंड पार्ट, यानी कि 1275 का ही फर्स्ट पाली का ही सेकंड पार्ट। एक और वीडियो अगला वीडियो में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त।